हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने जहां पे छोड़ा था वहीं से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि हमने कहाँ से छोड़ा था? हमने कल की क्लास में चर्चा की थी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें कि हमने वेदरिंग में कौन कौन से टाइप के फिजिकल वेदरिंग और ये सारी चीजें होती हैं वो देख लिया था। इरोजन क्या होता है वो समझ लिया था। एंड एजेंट्स क्या होते हैं वो समझ लिया था। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक एजेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टाइगर वाला नहीं, एक था टाइगर वाला एजेंट नहीं, स्थलाकृतियों के निर्माण वाले एजेंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो एजेंट है वो है रनिंग वाटर, बहता हुआ जल। अब जो देखो ये बहता हुआ जल है, इसको हम लोग नदी भी कहते हैं, है ना। मूल रूप से जो बहता हुआ पानी होता है उसको हम लोग रिवर के रूप में जानते हैं। तो बेसिकली जो नदियों के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म है इसको नद स्थलाकृति भी कहते हैं, नदीय स्थलाकृति भी कहते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म भी कहते हैं, रिवर लैंडफॉर्म भी कहते हैं। जो तुम्हारा मन है वो कह लो। तो ये लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी एकदम छोटा सा क्लास में तुरंत ऐसे समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं, लेकिन समझ में तब आएगा जब तुम लोग ध्यान से सुनोगे, है ना। सांड की तरह ऐसे मतलब कि 10 जगह दिमाग लगाओगे, 1 मिनट यहाँ देखोगे, 4 मिनट वहां देखोगे, तब नहीं समझ में आएगा। पूरा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? फ्लूवियल वाटर की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो रनिंग वाटर है वो देखो, पृथ्वी के सरफेस को देखो तो तीन तीन एजेंट के द्वारा जो बने हुए लैंडफॉर्म है वो डोमिनेंस में दिखे। पहला, नदियों के द्वारा, क्योंकि नदी देखो हर कॉन्टिनेंट पे तुमको बहता हुआ मिल रहा है। दूसरा, महा रेगिस्तानों के द्वारा, रेगिस्तानों के द्वारा मतलब ऐसे क्षेत्रों में जहां पे एरिड लैंडफॉर्म है, शुष्क प्रदेश है। और तीसरा जो लैंडफॉर्म यानी एरिड क्षेत्र में जो बेसिकली बन रहा है वो हवाओं के कारण बनता है, तो हवा के द्वारा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म तुमको देखने को मिलता है वो होता है महासागरों के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म। तो ये तीन मेजर लैंडफॉर्म तुम्हें पृथ्वी के ऊपर दिखेंगे। और कार्स्ट यानी कि लाइमस्टोन टोपोग्राफी में, एंड ग्लेशियर ये भी तुमको देखने को मिलेंगे, लेकिन उतना वाइड स्प्रेड नहीं मिलेगा जितना ये सारे लैंडफॉर्म मिले होंगे। तो बात यह है कि आप लोगों ने फ्लूवियल यानी ये नदी से बना हुआ, एरिड यानी कि हवा से बना हुआ शुष्क प्रदेशों में, एंड ओशन से बना हुआ जो लैंडफॉर्म है वो आपने अक्सर देखा होगा आपके अपने डेली लाइफ में तो नहीं, बट फिर भी आपने एक्सप्लोर किया होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ग्लेशियल लैंडफॉर्म और आपका कार्स्ट लैंडफॉर्म ना देखा। ठीक है, चलो। ये जो लैंडफॉर्म का निर्माण है एक्सोजेनिक प्रोसेस के कारण, ये वेदरिंग से अब हटके हम लोग तीन प्रक्रियाओं पे बात कर रहे होते हैं: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यानी कि ये एजेंट जो होते हैं वो ये तीन काम करते हैं जिसके कारण लैंडफॉर्म बनता है। कोई भी एजेंट होगा, चाहे वो हवा हो, चाहे वो समुद्री जल हो, चाहे वो कार्स्ट हो, या फिर जो भी हो, वो इरोजन करेगा यानी कि तोड़ेगा पदार्थों को, उसको ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा, और एक जगह जाके डिपॉजिट कर देगा, जमा कर देगा। इन्हीं तीन प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी पर मिलने वाले जितने मैक्सिमम लैंडफॉर्म है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। जो लैंडफॉर्म कोई भी एजेंट इरोजन के कारण बना यानी काट काट के बनाए, कटने से बने, उसको हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है। जो डिपोजिशन के कारण बने उसको हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहते हैं। तो देखो कितना भी तुम समझ लो कि क्या बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लोग क्वेश्चन बनाने पे उतरते हैं तो सिर्फ नाम पूछते हैं कि मान लो नेचुरल लीवीज हैं वो किस प्रकार का लैंडफॉर्म है। ठीक है। मान लो ड्रिकांटर है वो किस प्रकार का लैंडफॉर्म, सर्क है वो किस प्रकार का लैंडफॉर्म है। ठीक है। या फिर सी आर्क है वो किस प्रकार का लैंडफॉर्म है। इनमें से डिपोजिशनल कौन सा है, इनमें से इरोजनल कौन सा है, यही पहचानने को या फिर पूछ देता है एक का ही नाम लेके कि ये किस प्रकार का लैंडफॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का है। ध्यान आपका मेन ये होना चाहिए कि हम डिपोजिशन और इरोजन में लैंडफॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं। अब जो ये रिवर है, रिवर क्या है? बहता है और ये इरोजन करता है। इसके जो इरोजन करने की शक्ति होती है वो चार चीजों पे मूल रूप से डिपेंड करती है। पहला है आपका चैनल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि ढलान कितना है। ठीक है। वो जो चैनल बह रहा है, वो जो नदी बह रही है, उसका ढलान कैसा है। अगर ढलान तीव्र होगा यानी कि स्टीप होगा तो पानी तेजी से गिरेगा, और पानी जितना तेजी से गिरेगा उसके इरोजन करने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी। अगर आपका ये सरफेस प्लेन है,
जो ग्रेडियंट है वो कम है, ढलान जो है वो कम है, तो जो पानी आपका नीचे जाएगा वो स्लो जाएगा, और जब वो स्लो जाएगा तो उसकी इरोजन करने की जो शक्ति होगी वो कम होगी, ठीक है, और वो कम इरोजन करेगा, ठीक है। हाई ग्रेडियंट हाई इरोजन, लो ग्रेडियंट लो इरोजन। ग्रेडियंट क्या? स्लोप, स्लोप क्या? ढलान इसका कितना है, ओके। अगला है वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर बहता हुआ जल ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा इरोजन करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक टैंकर पानी, और मान लो कि यहाँ पे रेत का ढेर है, और एक टैंकर पानी से मारूं तो सारा बह जाएगा। वही मान लो एक गिलास, एक चम्मच पानी मारूं तो क्या होगा? कम बहेगा। कहने का भाव ये है कि पानी जितना ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना ज्यादा, इरोजन उतना ज्यादा। तो इस तरह से वेलोसिटी, पानी बह कितना तेजी से रहा है। अब ये जो वेलोसिटी है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो खुद ही ग्रेडियंट डिटरमाइन करता है। नदी कितनी तेजी से बहेगा ये कौन डिटरमाइन करता है? ये आपका नदी का जो ग्रेडियंट है वही डिटरमाइन करता है कि वो कितनी तेजी से बहेगा। तो जितनी तेजी से बहेगा उतना ज्यादा इरोजन करेगा। अगला सेडिमेंट लोड। ये जो आपका नदी का जल है वो ऑलरेडी कितना चीजों को लेके चल रहा है। अगर उसमें मान लो बहुत पत्थरों को साथ वो लेके चल रहा है तो उसका सारी शक्ति तो उन पत्थरों को बहाने में ही चली जाती है, ठीक है, तो वो इरोजन कम करेगा। अगर मान लो कि उसमें चीजें हैं ही नहीं तो वो इरोजन ज्यादा करेगा। तो जितना ज्यादा सेडिमेंट का लोड होगा उस नदी के ऊपर वो इरोजन उतना कम कर पाएगी। जितना कम सेडिमेंट लोड होगा इरोजन की पावर उसकी उतनी ज्यादा। तो ये चार फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि नदी कितना इरोजन करेगा। अब आता है आपका टाइप ऑफ फ्लूवियल इरोजन। टाइप ऑफ फ्लूवियल इरोजन की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ये चार टाइप से फ्लूवियल इरोजन हो रहा होता है, ठीक है। पहला है आपका सोल्यूशन या फिर कोरोजन। देखो सोल्यूशन बहुत आसान है। सोल्यूशन में क्या होता है कि ये नदी तुम्हारी बह रही है, आ गया ये नदी तुम्हारी बह रही है, बहता सा पानी है, ठीक है। ये बहता सा पानी में क्या हो रहा है? यहाँ पे मान लो कि नमक है या फिर कोई ऐसा घुलनशील मटेरियल है या फिर सोडियम क्लोराइड है या फिर लाइमस्टोन है, कुछ ऐसा है जो पानी में घुल जाता है। तो इसके ऊपर जब पानी बहेगा तो ये पानी में घुल जाएगा ना, पानी में घुल जाएगा तो ये मॉलिक्यूल आगे लेके चला जाएगा उसको। तो जब भी बहता हुआ जल डिसॉल्व होने वाले मटेरियल को, घुलनशील वाले मटेरियल को अपने अंदर घोल के वापस ले जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका हाइड्रोलिक एक्शन। अभी देखो ये नदी बह रहा है, नदी बहने से क्या हो गया? इसके किनारे देखो बहुत सारे पत्थर वत्थर होंगे, रॉक होंगे, चट्टाने होंगी, ये सारी चीजें होंगी। तो इन किनारों से ये जो बहता हुआ जल है ये अपने धारा का प्रभाव होगा, यहाँ पे तेजी से जल बह रहा होगा, तो तेजी से बहता हुआ जल क्या होगा? इसको अपने अंदर से तोड़ लेगा और इसको बहा लेगा, इसको तोड़ लेगा बहा लेगा। आप में से माउंटेन वाले क्षेत्रों में कितने लोग गए हैं या फिर कितने लोग हैं? आपने देखा होगा जो सूखी हुई कोई धारा होगी जहां से पहले नदी बहा होगा, वहां पे ऐसे छोटे 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 पत्थर जमा होते हैं बहुत सारे। वो कैसे हुआ कि जब ये नदी बह रही है तो ये अपने साइड में जो पड़े हुए चट्टान है, जो रॉक्स हैं, उसको तोड़ती है। किससे? ये जल के बल से, ये जो वाटर बह रहा है उसके फोर्स के कारण अपने किनारे पे जो पड़े हुए चट्टान है, जो पत्थर है, उसको तोड़ती है और उसको लेके आगे बढ़ जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। अगर चट्टानों को घुल जाए, उसमें घुलनशील है और घुल जाए, घुल के आगे बह जाए तो सोल्यूशन। अगर उसके साइड में जो वैली क्या होता है? घाटी, उसके साइड में जो पड़े हुए पत्थर वत्थर है टूटे फूटे, उसको उठा के ले जाए तो क्या है? हाइड्रोलिक एक्शन। अब देखो ये पत्थर इसके अंदर आ गया है ना। अब जब ये अंदर घूम रहे होंगे तो पानी के प्रभाव में आके ये भी आपस में टकरा रहे होंगे, है ना। ये भी जो पत्थर है ये आपस में टकरा रहे होंगे, टकराएंगे क्या? तो टूटेंगे। तो जब ये पत्थर खुद टकरा के टूट रहे हैं जल के अंदर, ये जो टूल्स हैं, यानी ये जो ये बोल्डर को उठा के बहा रहा था, ये जो टूल्स हैं ये टकरा के टूट रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आपस में टकरा रहे हैं, देखो, तो इसको कहते हैं हम लोग एट्रीशन। आपस में टूटना, उसका आपस में टकरा के टूटना, इसको कहते हैं एट्रीशन। अब यही जो चट्टान आगे ये बह रहा है मान लो पानी में, तो ये भी तो आगे जाके हो सकता है किनारे से चीजों को टकरा जाए, है ना। ये जो बहता हुआ पत्थर है ये जाके यहां से टकरा जाए और यहाँ का बड़ा पत्थर तोड़ के ले जाए। तो जब ये मूव कर रहा है, जो ये पत्थर चट्टान है, ये भी मैकेनिकल तोड़ फोड़ करे किनारों से और उठा उठा के चट्टानों को आगे ले जाए, तो इसको कहते हैं अब्रेशन। चारों समझे? सबसे पहले क्या हुआ? सोल्यूशन, पत्थर घुल गया पानी में और बह गया, घुल के बह गया, सोल्यूशन, संक्षारण।
पानी बह रहा है, पानी की शक्ति ने अपने साइड में पड़े हुए पत्थरों को उठाया, पानी की शक्ति ने, द वाटर इटसेल्फ, उसने अपने किनारों से पानी को उठाया, ठीक है, पत्थर को उठा के आगे ले गई, तो वो क्या है, वो है हाइड्रोलिक एक्शन। अब ये पत्थर जो बह रहे थे पानी में वो आपस में टकरा के टूट फूट रहे हैं, तो उसको हम लोग कह रहे हैं अट्रेशन, ओके। और ये जो बहता हुआ पत्थर ये फिर से साइड में टकराए और बाकी पत्थरों को तोड़े और तोड़ तोड़ के आगे ले जाए, तो ये क्या है, अब्रेशन, चार्ज काम होता है, घुल जाएगा, साइड से पानी खुद उठा लेगा, या पानी में बहता हुआ पत्थर ही टकरा के किसी को तोड़ के ले जाएगा, और ये जो बहते हुए पत्थर ये आपस में ही टकराएंगे, तो अब्रेशन, चार प्रक्रिया, इरोजन। ठीक है, समझे, देख लो इसको, एक सेकंड के लिए देख लीजिए, देख लिया आपने, चलो आगे। अब हम देखेंगे नदी के इरोजन के कार्य, अपरदनात्मक कार्य स्थल रूप कैसे बनते हैं। पहला, घाटी, वैली, गॉर्ज, कैनियन, वैली, सब एक ही प्रकार में आ जाता है। बनता कैसे ये जान लो, याद क्या रखना है, वैली, गॉर्ज और कैनियन, ये क्या है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है, ठीक। जब वैली ही एक्सटेंड होता है तो वो गॉर्ज और कैनियन का निर्माण करता है। एक्सटेंडेड वैली जो होता है, बहुत बड़े जो वैली होते हैं वो कैनियन होते हैं, बहुत डीप वैली होते हैं, स्टीप होता है, उसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं। तो घाटी जो है आपका वो अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जल के द्वारा निर्मित। बनता कैसे है, ये मान लो कि लैंडफॉर्म है, इसके ऊपर ये नदी बह रहा है। जब नदी अपने जवान स्टेज में, अब ये भी जान लो, जवान बूढ़ा भी मैं यूज करूंगा, क्या यूज करने वाला हूं, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। नदी के 3 स्टेज को मैं जिक्र करने वाला हूं यहाँ। कौन कौन सा, ओल्ड स्टेज, मैच्योर्ड स्टेज और यूथ स्टेज। अब ये क्या है यहाँ पे, यूथ स्टेज में जब भी तुमको देखने को मिलेगा जब नदी पहाड़ों में बह रही है, ठीक है, जब नदी तुम्हारी पहाड़ों में बह रही है तो उसको हम लोग कहते हैं यूथ स्टेज। यूथ स्टेज में क्या होता है, बहुत स्टीप ढलान होती है, बहुत तेजी से जल बह रहा होता है। मैच्योर स्टेज क्या होता है, ये जो ढलान है वो कम हो जाता है, तो नदी जो है वो धीरे बहना शुरू करती है। और ओल्ड स्टेज में एकदम प्लेन सरफेस हो जाए, अब वो समुद्र से जाके मिलने वाला है, नदी की वेलोसिटी एकदम कम हो गई, तो क्या होता है, ओल्ड स्टेज उसको कहते हैं। व्हेन वेलोसिटी इज वेरी हाई इट इज यूथ स्टेज, when velocity is medium it is mature stage, and when velocity is very low it is called old stage of very, ठीक है। याद रखना क्या, आपका ओल्ड स्टेज, मैच्योर स्टेज और यूथ स्टेज क्या होता है। चलो, अब जब नदी तुम्हारी यूथ स्टेज में होती है, जवान होती है, एकदम नया नया बहना शुरू करती है, तो वो क्या करती है, इरोजन करती है, बहुत तेजी से बह रही होती है, तो वो डाउनवर्ड कटिंग कर रही होती है, नीचे नीचे काटती जाती है। तो इस लैंडफॉर्म के ऊपर जो बह रही नदी जब इसकी काटती जाती है तो इस तरह से आपका एक खाई बन जाता है। इस तरह से ये देखो, ये पहले ये ऐसे पूरा पहाड़ होगा, ठीक है, यहां से नदी बही है, नदी नीचे नीचे काटी है, ये देखो यहां से नदी वाला वो बन गया और ऊपर जो पर्वत है वो पर्वत जैसा ही रह गया। तो जब इस तरह का लैंडफॉर्म तुमको मिले इसको कहते हैं वैली। वैली जब बहुत विस्तृत हो जाए उसको कहते हैं कैनियन, और वैली जब एकदम स्टीप हो, छोटा सा नैरो हो, तो उसको कहते हैं गॉर्ज। वैली कैसा है, इरोजनल लैंडफॉर्म है, किसके द्वारा बना हुआ, नदी के द्वारा बना हुआ, याद रहना चाहिए। और दूसरा ये आप कमेंट में बताओगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है, सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। अगला है जलप्रपात, वाटरफॉल। वाटरफॉल भी एक तरह का, देखो वाटरफॉल ऑलरेडी एक स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म है, बट वाटरफॉल के कारण एक चीज बनता है जिसको हम लोग प्लंज पूल कहते हैं, ठीक है। देख लो, यहां से ऐसे नदी बह रही है, कुछ ऐसी प्रक्रिया हुआ है जो कि यहां से ये जो ऊपर नीचे भूमि हो गई है, तो यहां से जो बहती हुई नदी यहां पे आएगी तो अचानक से ऐसे नीचे गिरेगी, तो ये जो नीचे गिरने की प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं वाटरफॉल। जब ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगी तो यहाँ क्या होगा, एक गड्ढा बनेगा, एक पूल बनेगा, तो जहां पे झरना ऐसे नीचे गिरता है वहां पे पूल नुमा एक आकृति बनती है, ठीक है, गड्ढा बन जाता है। वो जो गड्ढा होता है ना वो एक तरह का क्या, इरोजनल लैंडफॉर्म है, किसके कारण बना, वाटरफॉल के कारण बना, उसको हम लोग कहते हैं प्लंज पूल। तो अपने आप में वाटरफॉल एक तरह से इरोजनल लैंडफॉर्म तो नहीं ही, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, अपलिफ्टमेंट हो गया है या डाउनवर्ड सिंकिंग हो गया, कुछ ऐसा हो गया है, तो उसके
एब्रप्ट चेंज आ गया है, उसके कारण वो बनता है। लेकिन वाटरफॉल जहां पे गिर रहा होता है वहां पे एक गड्ढा नुमा कुछ बन जाता है, एक पूल बन जाता है, इसको प्लंज पूल कहते हैं। ये प्लंज पूल आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है रैपिड्स, एक होता है कैस्केड्स। अगर रैपिड्स क्या होता है कि ऐसे अचानक से तो नहीं चेंज होता है, लेकिन स्टीपनेस उस इलाके में बढ़ जाती है। नदी का स्टीपनेस जो है, जो नदी का बेस है उसका स्टीपनेस बढ़ जाए अचानक से, तो उसको रैपिड्स कहते हैं। कैस्केड्स में क्या होता है, आप ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा बहुत जगह देखोगे ना, छोटे 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 झरने बने होते हैं, उसको कैस्केड्स कहते हैं। इतना ध्यान रखना, इतना उसमें वो नहीं जाना कैसे बनता है क्या बनता है, वो नहीं पूछते। पूछेंगे यही कि प्लंज पूल आपका किस टाइप का लैंडफॉर्म है, या फिर आपका वाटरफॉल किस टाइप के लैंडफॉर्म में आता है। तो किसमें वो आता है, आपके इरोजनल फ्लूवियल लैंडफॉर्म में आते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे पॉटहोल, ये सड़क का गड्ढा। अब ये सड़क नहीं है, मान लो कि ये सड़क क्या है, ये नदी जो बह रही थी, नदी का तल है। नदी बह रही है तो नदी में तुम ऐसे डुबकी मारो और ऐसे अंदर तक चले जाओ। कहां तक, तलहटी तक उसके। अब चले मत जाना, बाहर का समय कूद गए, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, कूदने मत जाना देखने के लिए, बता रहा हूं, इमेजिन करना है दिमाग में। इसको हम लोग कहते हैं अवनमन कुंड। होता क्या है कि जब तुम नदी के एकदम नीचे चले जाओगे, बॉटम पे चले जाओगे, तो तुम क्या देखोगे कि जो ये नदी को मैंने कहा था कि नदी क्या किया था, यहां से एक पत्थर तोड़ के ले गया था। अब ये पत्थर तोड़ के ले गया था तो बहुत जो भारी पत्थर होंगे वो एकदम नीचे चले जाएंगे, सरफेस के नीचे चले, सरफेस नीचे मतलब उसको तलहटी तक चले जाए। और उस तलहटी पे ये पत्थर जमा है और ये बहुत तेज तेज धाराएं चल रही हैं, तो ये क्या होता है, एडी करंट, एक तरह का करंट घूमने लगता है। इस पे पत्थर पे ऐसे टकराता है पानी और ये जो पत्थर है ये घूमने लगता है। इस घूमने के कारण क्या होता है, इस घूमने के कारण हमको देखने को मिलता है कि वहां पे गड्ढा बन गया। वो गड्ढे को पॉट होल कहते हैं। पॉट होल भी अगर बहुत बड़े हो जाए तो उनको भी हम लोग प्लंज पूल ही कहते हैं। ठीक है, तो पॉट वहां पे भी बन रहा है एक पूल, प्लंज पूल, वाटरफॉल वाला पूल, और यहाँ पे भी बन रहा है प्लंज पूल। कैसे बन रहा है पॉट होल, जो ये पत्थर है जो हमारे सरफेस के नीचे बह रहे हैं। अब ये याद रखना कि जो ये प्लंज पूल है ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, पॉट होल भी जो है इरोजनल लैंडफॉर्म है। कैसे बन रहा है, ये मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है और यहाँ से जल आ रहा है, तो ये पत्थर ऐसे से रोटेट करेगा। रोटेट करने से क्या होता है, नदी का तलहटी होता है उसमें गड्ढा हो जाता है, तो उस गड्ढे को हम लोग पॉट होल कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, स्ट्रक्चरल बेंचेस। बेंच जानते हो क्या होता है, ऐसे करके हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से संरचनात्मक सोपान जो होते हैं वो नदी बनाता है। कैसे बनाता है कि मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन लिया गया है, थॉमसन एंड शेल्डन के 1996 के पेपर से मैंने उठाया चुराया है। तो क्या हुआ बेसिकली, देखो यहां से नदी बह रही थी और नदी क्या करती है, बहते हुए नीचे कटाव करती है। ये पता है तुम लोगों को, नीचे कटाव करती है। अब जहां जहां सॉफ्ट रॉक उसको मिल रहा था वहां से कटाव किया, लेकिन यहाँ पे देखो उसको हार्ड रॉक मिला होता तो वो काट नहीं पाया। उसी तरह इतने इलाकों में तो उसको सॉफ्ट रॉक मिला, लेकिन यहाँ पे उसको हार्ड रॉक मिला, यहाँ पे उसको हार्ड रॉक मिला, यहाँ पे उसको हार्ड रॉक मिला, यहाँ पे उसको हार्ड रॉक मिला। अब इस हार्ड रॉक को क्या किया, ये नदी काट नहीं पाया। सॉफ्ट रॉक को तो काट के बहा ले गया, लेकिन हार्ड रॉक को काट नहीं पाया, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो नदी बह रही थी वहां पे इस तरह से बेंच नुमा आकृति बन गई। ठीक है, तो इस इरोजन के कारण, ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक के अलग अलग इरोजन के कारण जब क्या हो रहा है, आपकी एक सीढ़ी नुमा आकृति बन जा रही है नदी के धारा के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रक्चरल बेंचेस क्या होते हैं। हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक के अल्टरनेट लेयर्स, डिफरेंशियल उसकी इरोजन हुई, उसके कारण क्या हुआ, टेरेस जैसा ऐसी चीज बन गया, सोपान बन गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचेस कहते हैं। ओके, अगला देखो हमारे पास क्या है, अगला है आपका रिवर टेरेसेस, नदी वेदिका। अब नदी वेदिका स्ट्रक्चरल बेंचेस में क्या हो रहा था, इरोजन हो रहा था, डिफरेंशियल इरोजन हो रहा था, यानी हार्ड रॉक इरोड नहीं हो रहा था, सॉफ्ट रॉक इरोड हो रहा था, उसके कारण सीढ़ीनुमा आकृति बन गई। यहां पे क्या है, नदी पहले यहां से ऐसे बह रही थी, कटाव करती गई और कुछ प्रक्रिया ऐसा हुआ कि नदी अब थोड़ी नीचे से बहने लग गई, कटाव करके वो नीचे चली गई, नीचे से बहने लग गई। उसके कारण क्या होगा, तुमको नदी के दोनों किनारों पे इस तरह से उठा हुआ भाग मिलेगा। ये वाला जो उठा हुआ भाग है इसको हम लोग रिवर टेरेसेस कहते हैं या फिर नदी वेदिका कहते हैं। यानी क्या हुआ,
कि नदी यहाँ पे देखो बह रही है, ये सॉरी ये ऐसे सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे नदी बह रही है। नदी बहते बहते क्या होगा कि मान लो इसका वाटर का वॉल्यूम कम हो गया, कुछ वैसी हो गया, तो अब क्या होगा कि ये नदी बहते बहते छोटी हो जाएगी और यहां से जो ये इसका सरफेस था ये भी ऐसे लोअर हो जाएगा। तो जब यहां से तुम देखोगे तो इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो ये जो पार्ट है ये नदी है, पहले ये नदी पूरे में बहती थी लेकिन अब ये संकुचन हो गया है इसका, तो यहाँ पे दोनों साइड में उठा हुआ भाग आपको देखने को मिलेगा, जिसको टेरेस कहते हैं या फिर जिसको रिवर टेरेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल बेंचेस में क्या हुआ, नीचे जा रहा था पानी, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक को काट दिया, हार्ड रॉक को काट नहीं पाया तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बने सीढ़ीनुमा, उसको आपने क्या कहा, स्ट्रक्चरल बेंचेस। रिवर टेरेसेस क्या होता है, रिवर टेरेस में क्या होता है, नदी बह रही थी, धीरे धीरे उसका संकुचन हो गया नदी में, नदी थोड़ी नीचे जाके बहने लग गई, अब क्या हो गया, ऊपर वाला जो भाग है वो उठा हुआ इस तरह से दिखने लग गया, इसको हम लोग रिवर टेरेसेस कहते हैं। ठीक है, नदी वेदिका कहते हैं। अगला क्या है, रिवर मिएंडर। रिवर मिएंडर आपको अक्सर मैच्योर्ड स्टेज में देखने को मिलता है, लेकिन जब नदी आपका निकल के मैदानों में चली जाती है तब आपको देखने को मिलता है। होता क्या है, पानी बहुत अधिक होता है नदी में, लेकिन जो स्लोप है वो बहुत कम होता है। तो स्लोप अगर बहुत कम है तो नदी क्या होती है, कुछ नहीं, ऐसे सांप की तरह चलने लगती है। तो ये सांप की तरह चलती हुई नदी को हम लोग मिएंडर कहते हैं, मिएंडरिंग रिवर कहते हैं। इसको हम लोग एक इस तरह से जो होता है इसको मिएंडरिंग लूप कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये गंगा नदी, ये बनारस है और ये गंगा नदी है, तो यहाँ पे देखो ये नदी ऐसे आई, फिर ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला भाग क्या है, मिएंडर है, ये क्या है, मिएंडर है, इसको रिवर मिएंडरिंग है। कैसा आया ये, यहाँ पे बेसिकली इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों हो रहा होता है। रिवर मिएंडरिंग में इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों हो रहा होता है। ये देखो ये मिएंडर, ठीक है। अब मिएंडर में क्या होता है, ये याद रखना कि इसमें इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों हो रहा होता है, लेकिन इसको हम लोग इरोजनल लैंड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इरोजनल लैंड फॉर्म में तो रखते ही, लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो होगा क्या, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये अगर आपको दिख रहा है तो यहीं पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ है ना, ऐसे एक समय आएगा, कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी, ये वाला क्या होगा, नदी ऐसे मुड़ने की जगह पानी ज्यादा आ जाए या फिर स्लोप में चेंज हो जाए, ये ऐसे बहने लगेगी, ये नदी ऐसे बहने लगी, जिससे क्या होगा कि ये वाला जो लूप है आपका वो नदी से कट ऑफ हो जाएगा। देखो देख रहे हो ना, यहाँ पे भी सैंड जमा हो रहा है, यहाँ पे भी जमा हो रहा है, तो हो सकता है नदी ऐसे बहने लग जाए और ये वाला जो पार्ट है कट ऑफ हो जाए। तो मिएंडरिंग लूप जब कट ऑफ हो जाता है ओरिजिनल मिएंडर से, तो जो आकृति आपको देखने को मिलती है उसको ऑक्सबो लेक या फिर गौखुर झील कहा जाता है। देखो ये नदी ऐसे बह रही थी, अब एक समय क्या था, ये नदी इसको ऐसे करके जा रही थी और यहाँ से ऐसे करके जोड़ रही थी, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ क्या होगा, ये वाला पार्ट इसका कट गया, तो ये वाला जो पार्ट लेक बना, ये वाला जो लैंड फॉर्म बना, उसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं, गौखुर झील कहा जाता है। तो ऑक्सबो लेक किसमें आ गया, इरोजनल लैंड फॉर्म में आ गया। अगला क्या है, पेनी प्लेन, इसमें नहीं जाएंगे। लास्ट स्टेज में एंड या फिर ओल्ड स्टेज ऑफ जब वाटर लैंड फॉर्म बनता है, वहां पे एक फीचरलेस, जहां पे कोई फीचर नहीं होता है, अंडुलेटिंग सरफेस देखने को मिलता है। बीच बीच में क्या होता है, छोटी छोटी पहाड़ियां उभरी हुई होती हैं। तो इस तरह का जब लैंड फॉर्म रिवर के अंतिम क्षेत्र में, अंतिम जब उसका मरने का टाइम आता है, तो जो लैंड फॉर्म प्लेन सरफेस बना के जाती है जिसमें छोटे छोटे पहाड़ियां होती हैं, तो वो जो फीचरलेस लैंड फॉर्म होता है, सरफेस होता है, उसको हम लोग पेनी प्लेन कहते हैं। एंड उसमें ये छोटे छोटे हिल, छोटे छोटे रेसिडुअल हिल या बचे हुए छोटे छोटे हिल्स वो होते हैं, उसको मोनेडनॉक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि पेनी प्लेन कौन से स्टेज में बनता है रिवर के, यूथ, मैच्योर या ओल्ड। दूसरा आपको कहता है कि मोनेडनॉक का संबंध किससे है, रिवर से है, एयर से है, समुद्र से है, किससे। तो आपको पता होना चाहिए कि मोनेडनॉक कब बनता है, लास्ट स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजन में बनने को मिलता है, जब पेनी प्लेन्स का निर्माण हो रहा होता है। ओके, समझ गए। तो ये सारे आपके इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं। अब डिपोजिशन में 3-4 बातें एकदम। अब देखो पहाड़ से जब नदी निकलती है तो पहाड़ में क्या है, उसने तोड़ फोड़ मचा के एकदम पत्थर वत्थर साथ लेके चल रहा है और एकदम वेलोसिटी के साथ तेजी में चल रहा है। क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा है ना, ढलान ज्यादा है, पहाड़ में तो ढलान ज्यादा होगा ना।
अब पहाड़ से जैसे वो मैदानी क्षेत्र में पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो वो अपने साथ जो इतना पत्थर वत्थर तोड़ तोड़ के ला रहा था उतना ज्यादा ले जाएगा, आगे वो ले जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा वो तोड़ फोड़ के हाई वेलोसिटी में ले जा रहा था, अब उसकी पावर खत्म हो गई तो बेचारे को छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही माउंटेन से आपकी नदी निकली और मैदान में घुसी, उसने सारा का सारा अपना पत्थर जमा कर दिया। ठीक, तो ये जो जमा किया हुआ पत्थर वाली आकृति बनते हैं, इसको हम लोग डिपोजिशनल एलुवियल कोन या फिर एलुवियल फैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या तो वो ऊपर से, देखो होता क्या इसमें, जब ये बहुत हाई से नीचे अचानक से मैदान में आ जाए तो यहाँ पे ये जमा करते हुए, देखो कोन की तरह लगा है ना, ये देखो ऐसे कोन की तरह लगा है। ठीक, तो कोन बनाता है। वही अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस फ्लो है, ठीक, ये आगे ऐसे ढलान से बन रहा है और नीचे ढलान पे आ गया और इस तरह से ये बना रहा है, देखो ये पंखा नीचे ना, ऐसे पंखा हम लोग करते हैं। तो इस तरह की आकृति जब बनती है उसको एलुवियल फैन कहते हैं। अब क्या बनता है, कैसे बनता है, उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है कब बनता है, जब पहाड़ छोड़ के नदी मैदान में आती है उस समय बनता है। और कैसा लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। क्यों, क्योंकि जो नदी इतना सारा पत्थर वत्थर लेके चली हुई थी उसने एक जगह जमा कर दिया। ठीक है, तो ये जो जमा करने के कारण लैंडफॉर्म बना, इसको हम लोग कहते हैं एलुवियल फैन एंड कोन। ठीक है, अब नदी चली आगे, नदी बह रही है बनारस में, क्योंकि हम लोग बनारस में, तो मैं बनारस में हूं तो मैं बनारस से एग्जाम्पल दूंगा। नदी चल रही है बनारस में, ये नदी का तट है, बाढ़ आया, इधर इधर नदी फैल गया। अब नदी जब चल रही थी तो अपने साथ सेडिमेंट लेके आई थी, सेडिमेंट के अवसाद के कण लेके आई थी, है ना, तो उसने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया सारा। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। अब जब बाढ़ कम हुआ तो नदी फिर से वापस चली गई, लेकिन ये मिट्टी नहीं ले जा पाई, तो उसमें उतनी शक्ति बची नहीं थी कि ले जाऊं मैं दोबारा। तो क्या हुआ, ये सारे जो तलछटी थे, अवसाद थे, वो यहीं जमा हो गए। इन अवसाद के जमा होने के कारण ये बहती हुई, मान लो ये नदी है, उसके दोनों टाइप ऐसे उठे हुए तटबंध हमें देखने को मिलते हैं अक्सर नदियों के केस में। इसको हम लोग नेचुरल लीवी या फिर प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अब तीन चीजों में हमेशा लोग कंफ्यूज होता है, एक है स्ट्रक्चरल बेंच, एक है आपका रिवर टेरेस, और तीसरा है आपका लीवीज, नेचुरल लीवीज। देखो स्ट्रक्चरल बेंच एंड रिवर टेरेस ये इरोजन से बनता है, ये आपका डिपोजिशन से बनता है। ठीक है, ये इरोजन से, ये डिपोजिशन से। इसमें क्या होता है, नदी नीचे काट रहा होता है, उसको हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक मिलते हैं, तो सॉफ्ट रॉक को तो वो काट देता है, लेकिन हार्ड रॉक को वो काट नहीं पाता, जिसके कारण क्या होता है, वो बेंच की तरह आकृति बनती है, उसको स्ट्रक्चरल बेंच कहते हैं। रिवर टेरेस में क्या होता है बताओ, रिवर टेरेस में क्या था कि नदी बह रही है, लेकिन अब नदी क्या हो गया, कुछ संकुचन हो गया उसमें, नदी अब छोटे इलाके से बह रही है, तो पुराना वाला जो उसका रिवर बेड था वो हमें उठा हुआ दिखा प्रतीत होता है, तो उसको हम लोग रिवर टेरेस कहते हैं। लेकिन लीवीज में क्या होता है कि नदी में जब बाढ़ आता है, ठीक है, नदी में जब बाढ़ आता है तो वो जाके डिपॉजिट करता है ना, डिपॉजिट करता है सेडिमेंट को। अब सैकड़ों सालों से, 100 साल, 500 साल, 1000 साल से वो डिपॉजिट हर साल करते हैं, तो उस डिपॉजिट के कारण दोनों साइड में जो तटबंध बनते हैं उसको हम लोग नेचुरल लीवी कहा जाता है। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत समझने वाला है, पर बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये 4-5 चीजें समझ में आ गई। अगला है डेल्टा। डेल्टा सभी जानते हैं, नदी जाके समुद्र से मिलता है या फिर अपने माउथ से मिलता है। माउथ का मतलब क्या होगा, रिवर का माउथ का मतलब क्या होगा कि एक नदी जाके, अब देखो कोई नदी बह रही है तो वो जाके ओशन से मिल सकती है या फिर किसी और रिवर से मिल सकती है। जैसे यमुना बह रही है तो आके गंगा से मिलती है, लेकिन गंगा जाके कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है ना। अब ध्यान ये रखो कि यमुना नदी का जो बेस लेवल है वो गंगा है, लोकल बेस लेवल ये हुआ। अभी बेस लेवल हमने पिछली क्लास में बात की थी, अभी ही किया था। ठीक है, यमुना के लिए गंगा उसका लोकल बेस लेवल हुआ। यमुना नदी अब गंगा के नीचे, जहां गंगा से वो मिल गई, उसके नीचे डिन्यूडेशन नहीं कर सकती, उसके नीचे अपर्दन नहीं कर सकती, लेकिन गंगा आगे कर सकती है। कहां तक, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, नदी जब अपना एकदम ओल्ड स्टेज में चली जाती है, जब समुद्र से मिलने वाली होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका स्पीड बहुत कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाता है, बेचारा एकदम कमजोर पड़ जाता है। तो जितने इसके अंदर इवन छोटे छोटे कण जो है ना, उसके भी वो आगे नहीं ले जा पाता। तो क्या होता है, सबको यहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है, सबको यहाँ पे जब छोड़ देता है तो यहाँ पे ये क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण।
तो डेल्टा कब बनता है? ओल्ड स्टेज में अंत में जाके डेल्टा बनता है जब नदी किसी ओशन को मिल जाए या किसी बेस लेवल को ज्वाइन कर ले। अब ये डेल्टा के 3-4 प्रकार है, हमेशा आता है। एक होता है आर्किवेट डेल्टा, चापाकार, जो कि हमें नील, गंगा और इंडस के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये अक्सर ऐसा होता है, देखो ये फैन प्रोफाइल होता है, एक मेन रिवर ऐसे बह रही होती है, ठीक है, एक ये तो बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है, ये एक ऐसे रिवर आ रही होती है और ये बहुत सारे पार्ट में से डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो जैसे तुमने फैन देखा था, एलुवियल फैन देखा था, उसी तरह से यहाँ पे एक पंखा नुमा आकृति देखो लिखने को मिलती है। तो जब इस ये पंखा नुमा डेल्टा बने आपका, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा डेल्टा? आर्किवेट डेल्टा। ये कैसे बनता है, क्या बनता है, फिर उसमें नहीं पढ़ना है, पीएचडी हमको नहीं करनी है यहीं पे, नो पीएचडी, ठीक है। समझिए लेना कि आर्किवेट डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है? नील, गंगा और इंडस, ये सारी नदियां आर्किवेट डेल्टा बनाती है। कैसा ये होता है? आर्क की तरह होता है, जैसे धनुष बाण का वो धनुष का बो होता है ना, वो बो के शेप का होता है, ठीक है। अगला क्या है आपका? बर्ड फुट डेल्टा, नाम से क्लियर है, मिसिसिपी नदी, बहुत बार पूछता है विच टाइप ऑफ डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय मिसिसिपी रिवर, पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है। तो मिसिसिपी रिवर कैसा डेल्टा बनाती है? बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, ओके। ये देखो, ये इस तरह का एक आया, एक चैनल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अलग अलग ऐसे स्प्रेड होके, ये देखो पंजे की तरह लग रहा है, ये बर्ड फुट डेल्टा। अगला आपका कौन सा है? एस्चुरिन डेल्टा। ऐसा डेल्टा तो डेल्टा होता ही नहीं। ये कहां पे बनता है? ऐसे नदी आ रही है, एक तो नदी के पास डिपॉजिट्स कम होंगे, सेडिमेंट्स कम होंगे, ठीक है, और ये जाके कहां पे? ओशन में मिल जाए अचानक से, कोई इस तरह से डेल्टा नहीं निर्माण बना, जैसे नदी जा रही है जाते जाते बन जाए। खास करके कहां पे, कौन सी नदियां ये बनाती हैं? जिनके पास डिपॉजिट्स कम होते हैं। डिपॉजिट किन नदियों के पास कम होगी, ये सोचो जरा, कौन सी नदी के पास डिपॉजिट कम होगी? अब याद करो डिपॉजिट होता कैसे था? इरोजन के कारण। अगर कोई नदी सॉलिड बेस के ऊपर बह रही हो, यानी हार्ड रॉक के ऊपर बह रही हो, मान लो ग्रेनाइट के ऊपर बह रही है, या फिर रिफ्ट वैली से बह रही हो, ग्रेनाइट के ऊपर या फिर किसी हार्ड रॉक के ऊपर बह रही हो, तो ज्यादा इरोजन ही नहीं कर पाएगा। ज्यादा इरोजन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? ज्यादा आपका वो डिपॉजिट नहीं होंगे उसके पास। डिपॉजिट नहीं होंगे तो लास्ट के क्षेत्र में क्या होगा? वो ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर पाएगा, सीधे जाके समुद्र से मिल जाएगा। तो उस तरह से मिलने वाले सिंगल माउथ, एक ही धारा से जाके मिल जाने वाले को हम लोग एस्चुराइन डेल्टा या फिर एस्चुरीज भी कहते हैं। तुम्हारा लिए क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एक दो नदी है वो एस्चुरीज का निर्माण करती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी भारत की एस्चुरी बनाती है। एंड लास्ट जो इसका है वो है ट्रंक्वेटेड डेल्टा। जब डेल्टा के शेप को नदी का वेव्स और ओशन करंट ये सारे मॉडिफाई करे, मेंटेन करे और उसमें चेंजेस लेके आए, तो उस तरह का जो भी डेल्टा होता है उसको हम लोग ट्रंक्वेटेड डेल्टा कहते हैं। तो ये सारे आपके लैंड फॉर्म थे जो कि रिवर के द्वारा बनाए गए थे। आपको क्या करना है इसमें? शॉर्ट में आपको ये तो जान ही लेना है कि मतलब भाई साहब कि ये क्या है नहीं है, लेकिन मूल इसमें आपको क्या काम करना है? मूल आपको काम करना है वो जो 4 तरीके हैं रिवर इरोजन का, वो पता होना चाहिए। दूसरा लिस्ट बनाओ, इधर इरोजनल, इधर डिपोजिशनल। इरोजनल में 5-6 नाम, डिपोजिशनल में 5-6 नाम, ऊपर लिखो रिवर, तो ये रिवर का है। फिर जब एडिट करेंगे एयर का तो फिर एक डिपोजिशन का कॉलम, एक इरोजन का कॉलम, तो नाम लिखो। तुमको नाम एटलीस्ट मुंह जवानी रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे रात को तुमको ऐसे जगा के पूछे कि हाँ बताओ भाई नदी का इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से, तो तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुमसे ऐसे ऐसे चलते चलते कोई पूछ ले बताओ लीविस किस प्रकार का लैंडफॉर्म है, तो तुम्हें तुरंत याद होना चाहिए कि ये एक तरह का रिवर का बनाया हुआ लैंडफॉर्म है और किस तरह का लैंडफॉर्म है, डिपोजिशन या इरोजन। ऐसे अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा 1 या 2 क्वेश्चन पक्का सही होगा। ये जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। आज हमने किया नदी के कार्य, कल हम लोग कर नहीं पाए थे क्योंकि देखो इतना लंबा यही होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से इस लेक्चर को देखो, इसके नोट्स बनाओ, मुझे भेजो। फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछो कि सर कहना क्या चाहते हो, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास को भी अंत करते हैं। मिलेंगे हम लोग थर्सडे को अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो यार, मजे करो, पढ़ो, एंजॉय करो, एकदम चिल होके पढ़ो। डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके नहीं पढ़ना है। इस बात को स्पेशली आप लोगों को अभी से ध्यान रखना है। दूसरा, ये नहीं सोचना है कि अब जाके फरवरी में स्टार्ट करोगे, फरवरी में तुम्हारा मिड टर्म होगा, ये होगा वो होगा, 50 चीजें होंगी, नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। अभी से तैयारी शुरू कर दो। लास्ट टाइम में जाके कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिसमें से हम अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में जा सकते, ठीक है। और शेयर कर दो अपने लोगों के साथ, क्यों तो अपने दोस्तों का ही पैसे खर्च करवाने, है ना। तो उनके साथ भी शेयर कर दो। शेयर कर दोगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। और नीचे कमेंट कर दिया करो, हमें भी अच्छा लगता है पढ़ के, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।